हेलो। बैठिए भाई आशीष जी। बैठिए, आपकी सक्रियता देखकर भाई नए लोग एकदम दंग हैं और एकदम सक्रिय हो गए हैं। हाँ, नहीं नहीं, एकदम जैसे कि भारत सरकार अमेरिका को देखकर प्रेरणा ली है कि चलो 4 साल में ही सेना बना दिया जाए। तो वैसे ही आपको देखकर भाई नए लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं। और भाई यही चाहिए भाई आपका। मैंने चाहिए भी है कि भाई पुराने लोग जितना मेहनत आशीष जी कर रहे हैं, भाई आपका दिल्ली से दौलताबाद तक दौड़े, लेकिन अब आकर अब शांति से यहाँ पढ़ रहे हैं। तो भाई आपका ये खासियत है कि दिल्ली से दौलताबाद तक और हर एक कोचिंग में दौड़ने के बाद यहाँ आकर टिक गए, कम खासियत थोड़े है। और आपका मन से टिके है, सुबह शाम एकदम सक्रिय हो गए हैं। तो यही चाहिए भाई, आपका जो समस्या हो, मैं फिर कह रहा हूँ भाई, आप डायरेक्ट क्लास में ही पूछ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। वैसे भी अब जल्दी कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। लेकिन आपका हम भी प्रयास करते हैं कि भाई कोई भी कानून हो, जल्दी इतना बताया जाए कि कोई क्वेश्चन छूटे न। फिर भी मानव है, मानव की एक सीमा होती है। लाख वो पढ़ाएगा, दो चार बातें छूटी रह ही जाएंगी। और आपका उसका उपाय ये है कि आप लोग अगर लगे कि सर ये छोड़ रहे हैं, तो कम से कम एक बार इशारा कर दीजिए। पोथी पतरा पर ध्यान न दीजिए ज्यादा नोट्स पर, आपका लेक्चर पर ध्यान दीजिए। यही काम आता है। पोथी पतरा सब कम काम आते हैं। तो आपका लेक्चर प्रयास करिए कि एक एक शब्दों को पढ़ा जाए। आइए, आरोप चल रहा था भाई। आरोप में आपका भी मान के चलिए आज लेक्चर एक लेक्चर और लगेगा, क्योंकि आरोप का संयोजन थोड़ा कठिन है। बाइंडर ऑफ चार्ज, और सबसे कठिन है ये भी, थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। जैसे कि एविडेंस की धारा सुबह बताई जा रही थी, 21 बताई जा रही थी। आधा लोगों को वैसे भी नहीं समझ में आया, यानी कि आधा लोग समझ ही नहीं पाए कि आपका 21 कहती का, जबकि 1 घंटा हमने, यानी कि 20-25, आपका मान लीजिए 50 शब्द लिखे होंगे, 50 शब्दों को हमने टोटल 1 घंटा समझाया। अब आधा लोगों को आया, आधा लोगों को नहीं आया। तो चूंकि दिमाग उल्टा करके उसमें पढ़ना है, सीधा नहीं, इसीलिए आधा लोगों को नहीं आता है। तो उसी प्रकार आपका जब चार्ज का संयोजन पढ़ाया जाएगा, ज्वाइंटर ऑफ चार्ज, तब उसमें भी थोड़ा दिमाग आपका सीआरपीसी में अच्छे से लगाना है। देखिए, आपका आरोप 2 दिन से आरोप ही चल रहा है। धारा 211 बताई गई थी, आरोप की अंतर वस्तु, कंटेंट्स ऑफ चार्ज, आरोप के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा। तो मुख्य मुख्य बातें फिर एक बार देखिए। अपराध का नाम लिखा जाएगा। फिर अगर कोई कानून के तहत अपराध है, उसका स्पेशल नाम है, जैसे चोरी डकैती इत्यादि, तो वह स्पेशल नाम लिखा जाएगा। फिर वह कानून लिखा जाएगा, कानून की धारा लिखी जाएगी। तो धारा से ही तो पकड़ में मुख्य रूप से आएगा। तो फिर एक बार सतर्क रहिए, क्योंकि आईपीसी भी पढ़ रहे हैं। तो जिस धारा में परिभाषा रहती है, वह आरोप में नहीं लिखा जाता। आरोप में या एफआईआर उस धारा के तहत होता है जिस धारा में उस अपराध के लिए दंड का प्रावधान रहता है। जैसे कि आपने उपहत्य पढ़ा 319 में, तो 319 नहीं रहेगी, या तो 323 धारा रहेगी आरोप में, या 324। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उपहत्य किया है और घातक हथियार या आयुध प्रयोग नहीं किया है, तब 323, और घातक हथियार या आयुध प्रयोग किया है तो 324, ये याद रखना है। तो आपका फिर याद रखिए, आरोप में कौन सी धारा लिखी जाएगी, परिभाषा वाली कि दंड वाली।
अब 300 में हत्या परिभाषित है, 302 में दंड है, तो आप 309 नहीं लिखा जाएगा, बल्कि कौन सी धारा? 302। एफआईआर भी 300 के तहत नहीं होगी, बल्कि किस धारा लिखा जाएगा? कौन सा एफआईआर में? 302। इसके बाद बताया गया कि आरोप जो लगाया जाएगा वह न्यायालय की भाषा में होगा। न्यायालय की भाषा क्या होगी? ये 137 सीपीसी बताया गया। सिविल मामलों के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए बताया गया अनुच्छेद 348, और क्रिमिनल मामलों में अधीनस्थ या सबॉर्डिनेट कोर्ट की भाषा क्या होगी? ये 272 धारा बताई गई। कौन निर्धारित करता है? कल बताया गया राज्य सरकार। किसकी भाषा निर्धारित करती है? सबॉर्डिनेट कोर्ट की, अपर कोर्ट की, दोनों की। सबॉर्डिनेट कोर्ट। फिर एमपी में बना कि सबॉर्डिनेट कोर्ट क्रिमिनल मामलों में कहाँ से प्रारंभ होता है? कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि सत्र न्यायालय। तो सबसे बड़ा अधीनस्थ न्यायालय कौन है? पूछ ले घुमाकर क्वेश्चन, तो सत्र न्यायालय। 300 आपका, हाँ, पूर्व दोष सिद्धि बताया गया था कि अगर फिर कल आईपीसी में बताना भी है सामान्य बातों में, अनुच्छेद 20 का क्लाज 2 बताना है, और आपका सुबह वाले पीरियड में फिर एक बार देखिए, अगर अभियुक्त पूर्व दोष सिद्ध होने के कारण वर्धित दंड माने बढ़े हुए दंड या भिन्न प्रकार के दंड से दंड का भागी है, अभियोजन ये चाहता है, तो आरोप में पूर्व दोष सिद्धि के तथ्य का भी उल्लेख किया जाएगा कि किस न्यायालय द्वारा दोषी हुआ है, किस स्थान के न्यायालय द्वारा, किस तारीख में दोषी हुआ है, और आपका ये उल्लेख किया जाएगा। लेकिन तब तक पढ़कर न सुनाया जाएगा, न समझाया जाएगा, जब तक कि वह दूसरे मामले में दोष सिद्ध न हो जाए। और अगर पूर्व दोष सिद्धि का आरोप छूट गया है, तो कल कंसेप्ट बताया गया था, कब तक जोड़ा जा सकता है? निर्णय के पूर्व कि दंडादेश देने के पूर्व? रट, निर्णय न मार दीजिए। आरोप में परिवर्तन कब तक? निर्णय के पूर्व। पूर्व दोष सिद्धि आरोप में कब तक ऐड की जा सकती है? दंडादेश देने के पूर्व। बताया जाएगा। आपका विचारण जब शुरू होगा 336 आएगी, तो आप 236 आएगी, उसी में डिटेल और करेंगे हम। अब आइए 311 के बाद 312 आइए, देखिए 312 भाई आपका 312 देखा जाए। 312 समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियाँ, यानी कि किस समय पर तुम अपराध किए, किस स्थान पर किए, और किस व्यक्ति या किस वस्तु के विरुद्ध किए हो, ये भी आरोप में लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जाएगा। तो तुरंत पहले एविडेंस आइए। एविडेंस के तहत आपका जो तथ्य स्थान का निर्धारण करते हैं कि घटना किस स्थान पर हुई, या वह समय बताते हैं कि घटना किस समय हुई, क्या साक्ष्य में रेलेवेंट होगा कि नहीं, सुसंगत होते हैं कि नहीं होते हैं, और सेक्शन 9 के तहत होते हैं, यानी कि घटना का समय और स्थान बताने वाली बातें हम साक्ष्य में पेश कर सकते हैं, और साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में? 9 में। ये भी याद रखिए। व्यक्ति और वस्तु की पहचान भी किसमें सुसंगत है? धारा 9 में। धारा 9 में आपका 9 बातें सुसंगत हैं, अतः धारा 9 में चूंकि एविडेंस एक्ट की सबसे अधिक बातें रेलेवेंट या सुसंगत मानी गई हैं, अतः धारा 9 को एविडेंस में डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला, छाता का सिद्धांत भी कहा जाता है,
यानी कि छाता वाली धारा कौन है पूछ ले तो धारा 9, और लायर्स पैराडाइज पूछ ले, वकीलों का स्वर्ग पूछ ले तो 11, आपका प्ली ऑफ एलिबाई पूछे तो 11, रेह जेस्टे पूछे तो 6, आपका 6 मारना है। तो तमाम धाराएं हैं, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए 212 धारा, अब देखिए अभिकथित अपराध के समय और स्थान के बारे में, और जिस व्यक्ति के विरुद्ध अथवा जिस वस्तु के विरुद्ध वह अपराध किया गया है उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में आरोप में ऐसी विशिष्टियां या बातें लिखी रहेंगी जैसी अभियुक्त को उस बात की जिसका उस पर आरोप है सूचना देने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हो। इसका मतलब ये हुआ कि आरोप के अंदर वह समय लिखा जाएगा जिस समय घटना कारित की गई, वह स्थान लिखा जाएगा जिस स्थान पर घटना कारित की गई। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया गया था तो उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा यदि कोई हो, मने अगर जानकारी हो व्यक्ति के नाम की जिसके प्रति अपराध किया गया है, और अगर किसी चल या अचल संपत्ति के प्रति अपराध किया गया है तो उन संपत्तियों का भी क्या लिखा जाएगा, नाम। जैसे घड़ी चुराया है तो क्या लिखा जाएगा कि घड़ी चुराया, मोबाइल चुराया है तो क्या लिखा जाएगा, मोबाइल चुराया, बाक्स चुरा कर भाग रहा था तो क्या लिखा जाएगा, बाक्स। अब पंखा चुरा कर भाग रहा था तो क्या लिखा जाएगा, पंखा। उस और कान की बाली छीन कर भागा है, नथुनी छीन कर भागा है, कनबाला भागा है तो क्या लिखा जाएगा, कान की बाली। और चैन छीन कर भागा है तो लिखा जाएगा कि गले में चैन था, झपटा मार कर क्या हुआ, भाग लिया, यानी कि लूट किया। इसको राबरी कहें। आगे देखिए आपका पहला। दूसरा, जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यास भंग या बेईमानी से धन या अन्य चल संपत्ति के दुर्विनियोग का अपराध है। तो पहले तो तीनों आप जानिए भाई, दोनों शब्दों को जानिए। यानी कि जब अभियुक्त पर ये इल्जाम हो कि वह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, अर्थात गबन किया है, अर्थात अमानत में खयानत डाला है, अर्थात आपराधिक न्यास भंग किया है, अर्थात विश्वासघात किया है। इसको हम क्या कहते हैं, विश्वासघात, या गबन भी कहते हैं। गबन कर दिया, अमानत में क्या डाल दिया, खयानत। इस ये आपका इस अपराध को कहते हैं आपराधिक न्यास भंग। अब एक उदाहरण इस पर देखिए। मान लीजिए एक मित्र है, वह किसी कार्य से घर एक माह के लिए जा रहा है, अपना सिलेंडर दूसरे मित्र के पास इस विश्वास पर रखा कि जब हम आएंगे तो मित्र हमारा सिलेंडर क्या करेगा, वापस। और मित्र मित्र ना रहा, यानी कि मित्र ने क्या किया कि सिलेंडर बेच दिया और एक माह तक खूब पकौड़ा जलेबी खाया। यानी कि पकौड़ा ही तो आपका मोदी जी कहे थे कि पकौड़ा बेचना भी क्या है, रोजगार। चाय बेचना भी रोजगार है, क्योंकि मैं भी चाय बेचा हूँ तो आम जनता चाय बेचेगी तो ये अच्छा ही माना जाएगा। और चाय वाला पीएम बन ही सकता है, बना भी तो चाय वाले सब प्रसन्न हो गए और आपका कांग्रेस की बखिया उधेड़ दिए, क्योंकि कांग्रेस ने ही तो कहा कि चाय वाला कभी पीएम बना है देश में कि बन जाएगा मोदिया। तो इस प्रकार आपका तो तुरंत चाय वाले एकजुट हो गए और आपका किसको वोट दे दिए, मोदी जी को। फिर आपका कृष्ण आपका मैंने अय्यर ने कहा कांग्रेस के ही, ये मोदी नीच हैं, ये नीच कोई कभी पीएम बनेगा। तो फिर उसको अपने फेवर में कर लिए मोदी जी कि नीच जात का नहीं कहते, वो व्यक्ति नीच गए थे।
यानी कि निकृष्ट व्यक्ति कहे थे, लेकिन मोदी जी फिर अपना उसको अपने फेवर में लाए और कहे कि हमें नीच जात का कहा गया है, जितने नीच जात वाले हैं हम ही को वोट दें और ये बता दें कि आपका पीएम ही नहीं राष्ट्रपति भी नीच जात का व्यक्ति बन सकता है और वोट पा लिए। यानी कि गुजरात में हारते हारते क्या हुए, जीत गए। तो ये राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है आपका। तो जो माहिर खिलाड़ी रहते हैं, विपक्षी द्वारा कही गई बातों को अपने फेवर में क्या करते हैं, आपका यूज कर लेते हैं। तो आगे बढ़ा जाए। अब तो आपराधिक नाशभंग आ गया ना, एक और उदाहरण देखिए। बहुत अच्छा आपका हम बता रहे हैं उदाहरण, और यहीं पकड़े रहिए, यहीं गलती होगा और यहीं सुधारना है। एक मालिक है, अपने नौकर को एक प्लेट देख रेख के लिए न्यस्त करता है। तो शब्द आपको एक पकड़ना है। अगर आप ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। अगर ये रहे कि मालिक ने देख रेख के लिए प्लेट नष्ट की है, तो जैसे ही शब्द देख रेख रहे, इसका मतलब ये हुआ कि मालिक प्लेट पर कब्जा स्वयं बनाया है। आपका भले ही प्लेट नौकर के पास है, लेकिन प्लेट पर पोजीशन किसका है, मालिक का। अगर नौकर प्लेट बेचकर पकौड़ा खा लिया, तो यहाँ चोरी कराइएगा। और अगर देख रेख शब्द न रहे, ये रहे कि मालिक ने नौकर को प्लेट न्यस्त की, देखिए हम देख रेख शब्द क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, न्यस्त की, और नौकर उसका मिसयूज कर लिया, तो कौन सा अपराध कराएंगे, चोरी न कराइएगा, ये विश्वास भंग होगा। विश्वास भंग का मतलब क्या हुआ, आपका ब्रीच आपका माने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, आपराधिक न्यास भंग हुआ। और ये मामला परिभाषित कहाँ है, तो 405 में और 406 से दंड है। तो आपराधिक न्यास भंग कहाँ परिभाषित है, आईपीसी की धारा 406। दूसरा देखिए, दुर्विनियोग। दुर्विनियोग पर भी एक क्वेश्चन आपका बन, जो जो शब्द आ रहे हैं उसी जगह पर डिटेल में बताया जा रहा है, ये नहीं कि शब्दों को छोड़ा जा रहा है। या तो चल संपत्ति का, या आपका बेईमानी से दुर्विनियोग करता है, या धन का दुर्विनियोग करता है, तो दिमाग में ये बैठाना है कि आपराधिक दुर्विनियोग को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो 403 में। और मृत व्यक्ति के पास संपत्ति है, उसका दुर्विनियोग कर रहे हैं, तो 404। केवल दो धारा है। जहां तक दुर्विनियोग की बात है, तीन चार आपका क्वेश्चन बनाइए जो लगातार आते हैं। ए एक पर्स गिरा हुआ देखता है और उठा लेता है। क्या ए ने कोई अपराध किया, यानी कि कोई चल संपत्ति पड़ी हुई है और उसका जो गुड फाइंडर है या पाने वाला है, उठाने वाला है, मात्र उठा लेने से वह कोई अपराध नहीं कर देता। दूसरा देखिए, शब्द में एक चेंज कर रहा हूँ। ये एक बटुआ गिरा था, वह अपने लिए उठा लेता है, तो हम उठा लेता है नहीं, शब्द चेंज हुआ, किसके लिए, अपने लिए। तो जैसे ही अपने लिए उठाए, अब अपराध करा दीजिएगा और आपराधिक दुर्विनियोग कराइएगा। पहला क्वेश्चन जो गलत होगा। दूसरा क्वेश्चन आइए, पिछली बार का क्वेश्चन है पीओ का भी जे का भी, कि आपराधिक दुर्विनियोग किस संपत्ति का होगा, चल की, अचल की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं, तो केवल चल, अचल नहीं। केवल किस संपत्ति का, तो चोरी भी केवल किस संपत्ति की होती है, चल। और आपराधिक दुर्विनियोग भी किसका होगा, चल। आपराधिक न्यास भंग दोनों का हो सकता है, चल का भी और अचल का भी, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन आइए, आपराधिक दुर्विनियोग में जो पिछली बार ये का क्वेश्चन है कि जो बेईमानी का इरादा रहता है, अब पूछा गया था जे में
कि बेईमानी का इरादा पश्चातवर्ती रहता है, पूर्ववर्ती रहता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मैं लगातार कॉन्सेप्ट बनाता हूँ कि अगर संपत्ति हटाते समय बेईमानी का इरादा था, संपत्ति किसी के कब्जे में थी, तो वह आपका चोरी होगी, लेकिन आपराधिक दुर्विनियोग नहीं। आपराधिक दुर्विनियोग कब होगा? जब किसी के कब्जे में संपत्ति संपत्ति हटाते समय इरादा बेईमानी का नहीं था, लेकिन कब डिसऑनेस्टली इंटेंशन हो गया? बाद में। तो एक उदाहरण तब एक हुआ जाए, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति हैं, वह कहीं धार्मिक स्थल पर गया, तत्पश्चात आपका बाहर निकला और फोन आ गया, किसी का बाहर निकला और दूसरे का चप्पल पहनकर घर पहुंच गया। घर पहुंचा तब देखा कि हम दूसरे का चप्पल पहुंचकर मैंने पहन कर आ गए हैं। तब उसके मन में बेईमानी आई और तब सोचा कि अब हम चप्पल ये वापस नहीं करेंगे, हमारा चप्पल टूटा फूटा था और ये बिल्कुल क्या है, नया है। तो बताइए, चप्पल हटाते समय बेईमानी आई कि आपका कह सकते हैं कि बाद में? लेकिन अगर हंसी मजाक में चप्पल गायब किया जाए, जैसे दूल्हे राजा का चप्पल जूता गायब होता है, तो वह चोरी मानी जाएगी कि नहीं? हम नहीं, हंसी मजाक की। तो फिर एक बार सुबह बता गया, हंसी मजाक करना चोरी नहीं है। जैसे कि आपका मोबाइल है, मित्र ने 2 मिनट के लिए रख दिया कहीं बैग में और हुआ इससे मिठाई खाया जाएगा, हंसी मजाक किया जाएगा, 2 मिनट बाद वापस हो जाएगा, उसका इरादा बेईमानी का नहीं था। तो हंसी मजाक करना तो आपका कॉन्ट्रैक्ट में भी बताया गया था, डार्लिंगपन बनाम डार्लिंगपन का केस, कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है, उद्देश्य की जाती है, किसी पर्पज के लिए, फालतू चीजों के लिए नहीं। और जज का नाम याद रखिएगा, कौन था स्टोवेल। देखिए फिर बैक होइए भाई, अब आपका सीआरपीसी पर। जब अभियुक्त पर अब न पूछेगा कि आपराधिक न्यास भंग क्या होता है, 5-5 मिनट दोनों को बताया गया शब्दों को। देखिए अब बेयर की भाषा, जब अभियुक्त पर आपराधिक न्यास भंग का इल्जाम हो या बेईमानी से धन या अन्य जंगम संपत्ति के दुर्विनियोग का इल्जाम हो, इल्जाम मतलब आरोप हो, तो ऐसी दशा में इतना ही पर्याप्त होगा कि विशिष्ट मदों का जिसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित है या अपराध करने के ठीक ठीक तारीखों का विनिर्दिष्ट किए बिना यथास्थिति उस सकल राशि का विनिर्दिष्ट या जंगम संपत्ति का वर्णन कर दिया जाए जिसके विषय में अपराध किया जाना अभिकथित किया गया है, और उन तारीखों का जिनके बीच में अपराध का किया जाना अभिकथित है विनिर्दिष्ट कर दिया जाता है। और ऐसा विरचित आरोप धारा 219 के अर्थ में एक ही अपराध का आरोप समझा जाएगा, किंतु ऐसी तारीखों में से पहली और अंतिम के बीच का समय 1 वर्ष से अधिक का न होगा। यही पॉइंट आपका पूछा जाता है। यानी कि इसका मतलब समझिए, अगर अभियुक्त पर आपराधिक न्यास भंग या आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध है और एक से अधिक बार वह ये कार्य किया है, तो ऐसी दशा में ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि ऐसी दशा में आपका 12 महीने में जितनी रकम वह घोटाला किया है, गबन किया है, आपराधिक दुर्विनियोग किया है, वह पूरी रकम एक बार ही लिख देना क्या होगा, पर्याप्त। माने अलग अलग डेट डालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि 10 बार मान लीजिए कि किसी के आपराधिक नाश भंग किया 10 बार और वह 12 महीने के अंदर किया, तो किस तारीख से किया और किस तारीख को लास्ट किया है, बीच वाली तारीखें देने की आवश्यकता नहीं।
और 10 जो गबन किया है वो 10 का पूरा रकम केवल क्या किया जाए, आरोप में दिखा दिया जाए। तो लेकिन ये जो गबन किया गया है यह आपका कितने साल के अंदर का होना चाहिए? 1 वर्ष के अंदर। जैसे ही समय 1 वर्ष से क्या भागेगा बाहर, तो क्या ये नियम अप्लाई होगा कि नहीं? सकल राशि वाला नहीं, अब पूरा लिस्ट लिखना पड़ेगा। यानी कि कितने साल के अंदर गबन किया गया हो तो पूरा लिस्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार में ही रकम। और ये जो 10 बार 20 बार गबन किया है आपराधिक न्यासमन, वह एक अपराध माना जाएगा कि एक से अधिक? एक ही। वो एक से अधिक नहीं, बल्कि कितना माना जाएगा? एक ही। अगला देखिए, इसके बाद आपका देखा जाए धारा कह सकते हैं कि आपका 213 213 का ही आपका कहते हैं कि कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। अब पहले मेथड पर आइए तब तो बता जाए। यानी कि कब जब न्यायालय इल्जाम लगाता है तो कब वह तरीका या मेथड या ढंग या रीति या तरीका भी लिखेगा आरोप में जिस तरीके से अभियुक्त ने अपराध किया था। तो जब 211 के तहत आरोप लगा, 212 के तहत जो बातें थी लिख दी गई, और फिर भी अभियुक्त को समझ में नहीं आ रहा है कि न्यायालय ने हम पर कौन सा इल्जाम लगा दिया है, तब तो अब न्यायालय क्या करेगा? यानी कि जब 211 212 की बातें आरोप में लिखी गई, लेकिन अभी भी अभियुक्त को क्या नहीं समझ में आ रहा है कि किस अपराध का इल्जाम न्यायालय ने लगाया है, तो न्यायालय क्या करे? वह तरीका लिख दे जिस तरीके से अभियुक्त ने क्या किया था, अपराध। तो तरीका लिखना आवश्यक नहीं है। कब आवश्यक होगा? जब आरोप लगाने के बाद भी अभियुक्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे ही मेथड आता है तो 2-3 क्वेश्चन आपका मेथड पर बनता है। आपका कोरिलेशन चाहे तो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन संविदा अधिनियम से बनता है कि प्रपोजल का, एक्सेप्टेंस का, रिवोकेशन का आपका मेथड किस धारा में दिया है? 3 में। रिट की धारा में 3 में, संविदा अधिनियम की। फिर आपका मृत्यु दंड का मेथड मेथड पूछा जाता है कि मृत्यु दंड का ढंग कहाँ दिया गया है? तो सीआरपीसी की धारा 354 के किस क्लाज में? 5 में। तो ढंग पर केस पूछा जाता है दीना उर्फ दीन दयाल। रट कर जाइएगा, कौन सा केस? दीना उर्फ दीन दयाल बनाम भारत संघ। चलिए, हो गया 313। 314 देखिए, आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। यानी कि आरोप में जो वर्ड प्रयोग किए गए हैं उसकी मीनिंग कहाँ से निकाली जाएगी? तो उसकी मीनिंग उस कानून से निकाली जाएगी जिस कानून के तहत अपराध का इल्जाम लगाया गया है। तो एक इल्जाम कम से कम उदाहरण में लगाया जाए, चोरी का इल्जाम लगा और शब्द आया बेईमानी, आपका बेईमानी आया, चल संपत्ति आया, ये सब शब्द हैं। तो अगर आरोप में चल संपत्ति लिखा है, बेईमानी लिखा है, इत्यादि बातें, तो आप लोग खुद बताइए, आईपीसी के तहत आरोप लगा है तो चल संपत्ति की जो परिभाषा ली जाएगी टीपीए से ली जाएगी कि सीपीसी वाली की आईपीसी वाली? क्यों? क्योंकि आरोप किस कानून के तहत लगा है? आईपीसी। तो आईपीसी को आईपीसी में किस धारा में मूवेबल प्रॉपर्टी परिभाषित किया गया? 22। अब बेईमानी की धारा में 24।
तो अगर बेईमानी शब्द आरोप में लिखा है तो बताइए कौन सी धारा अप्लाई करेगी अर्थ जाने के लिए? 24। अब आइए 215 से फिर क्वेश्चन बनता है। हैदर बख्श और खुदा बख्श का उदाहरण याद करना है। वैसे तो सभी उदाहरण याद करने हैं, लेकिन एक उदाहरण जरूर याद रखिएगा, सब उल्टा पुल्टा होगा। हैदर बख्श और कौन सा? खुदा बख्श। देखिए आपका धारा 215 में गलतियों का प्रभाव दिया गया है। यानी कि अगर अब आरोप में कोई गलती हो गई तो या कोई बात छूट गई, कोई शब्द ही छूट गया, तो उसका क्या प्रभाव होगा? एक तो इफेक्ट पूछता है, तो बेयर एक्ट में आपका इफेक्ट बताया गया है। देखिए जब भी आपका प्रभाव पूछे तो जो कंसेप्ट बनाना है, आरोप में किसी लोप का या गलती का प्रभाव क्या होगा, तो वह गलती महत्वपूर्ण या सारवान तभी मानी जाएगी जब उस गलती के कारण अभियुक्त वास्तव में भुलावे में आ गया हो, उल्टा पुल्टा हो गया हो सब, और इस भुलावे के कारण उसके प्रति क्या न हो पाया हो, न्याय। तो फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, कब आरोप में गलती, कब सारवान प्रभाव होगा और कब कार्यवाही रद्द की जा सकती है कि आरोप में गलती थी। तो आपका एक ही लाइन में याद रखना है, यदि उस गलती के कारण अभियुक्त एक्चुअल में इसमें आ गया था, भुलावे में, और इस भुलावे के कारण उसके प्रति जस्टिस हो पाया था कि नहीं हो पाया था, नहीं हो पाया था, तब ऐसी दशा में ये गलती सारवान होगी और कार्यवाही क्या होगी? रद्द, यानी आपका रद्द की जाएगी। लेकिन अगर आपका गलती हुई और अभियुक्त वास्तव में भुलावे में नहीं आया और उसके प्रति न्याय हुआ है तो गलती क्षम्य है और ये गलती कार्यवाही पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगी। अब बेयर एक्ट की भाषा देखिए, कंसेप्ट पहले बनाया जाता है। देखिए, अपराध के या उन विशिष्टियों के जिनका आरोप में कथन होना अपेक्षित है, कथन करने में किसी गलती को, यानी कि जो जो बातें आरोप में लिखी जानी चाहिए थी, यानी कि 211 की बातें और कौन सेक्शन की बातें? 212। उसमें आपका क्या हो गया है? कोई गलती हो गई है या कोई लोप हो गया है। गलती मतलब कि मिस्टेक हो गया, और लोप का मतलब कि जो बातें लिखी जानी चाहिए थी वे बातें लिखी गई कि छोड़ दी गई? बताइए तो, कई बार तो लोप बताया गया है, छोड़ी गई कि लिखी गई? छोड़ी गई। तो इसका प्रभाव क्या होगा? यही 215 क्या करेगी? बताएगी। देखिए गलत आरोप नहीं लगा है, फिर हम बता दें, अगर आरोप ही गलत लग गया तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसके लिए सेक्शन अलग जाएगा। फिर एक बार समझिए, थोड़ा दो सेक्शन पढ़ने हैं। आरोप में बातें जो लिखी जानी चाहिए तो उसमें गलती हो गई, या जो बातें लिखी जानी चाहिए वह छूट गई, तब इस गलती का प्रभाव क्या होगा? ये आपका 315 में बताया जाएगा। लेकिन आरोप ही गलत धारा का लग गया तो उसका प्रभाव क्या होगा? ये 315 से कवर नहीं होगा, ये दूसरी धारा से कवर होगा। और ये आपका 404 देख ले रहे हैं भाई एक बार थोड़ा बहुत। देखिए ये जाएगा मामला 464 में। फिर थोड़ा दिमाग अस्थिर करके समझिए, अगर आरोप में गलत बात लिख दी गई, आरोप में जो बात लिखनी चाहिए लिखी ही नहीं गई, तब गलती हो गई तो 215, और आरोप 304 का लगना चाहिए, लग गया था 302 का, यानी कि आरोप ही गलत लग गया धारा का,
तो उस गलती का प्रभाव यहाँ नहीं, कहाँ जाएगा आपका 464। तो 464 बता जाएगी। देखिए आपका भाई अगला शब्द देखिए, लोप को मामले के किसी प्रक्रम में तभी तात्विक माना जाएगा। तात्विक यानी कि सारवान, ना तो लिख लेना चाहिए। तात्विक मतलब क्या हुआ, सारवान या महत्वपूर्ण माना जाएगा। अब कब महत्वपूर्ण माना जाएगा, जब ऐसी गलती या लोप से अभियुक्त वास्तव में भुलावे में पड़ गया है और इस भुलावे के कारण उसके कारण माने इस भुलावे के कारण न्याय हो पाया है या अभियुक्त के प्रति न्याय न हो पाया हो। न्याय न हो पाया हो मतलब अन्याय हो गया हो। तो कब गलती या लोप सारवान माना जाएगा, जब उस गलती या लोप के कारण अभियुक्त किया गया हो भुलावे में और उसके कारण उसके प्रति क्या हो गया हो, अन्याय। अब कब भुलावे में आ गया और कब अन्याय हो गया, इसको समझाने के लिए कुछ इलस्ट्रेशन, कुछ उदाहरण दिए गए हैं और प्रयास ये करना है कंपटीशन के लिए कि सभी उदाहरणों को रट्टा मार कर जाइए, तैयार करके जाइए। वैसे खुदा बख्श हैदर बख्श ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन अन्य उदाहरण भी यहाँ से कंपटीशन में पूछे गए हैं, प्री में और मेंस दोनों में। देखिए उदाहरण अब आपका, सभी उदाहरण पढ़ने हैं, छोड़ना नहीं है कोई उदाहरण। पहला देखिए आपका, कॉपर आईपीसी की धारा 342 के अधीन यह आरोप है, नहीं 242 भाई, 242 के अधीन यह आरोप है कि उसके कब्जे में ऐसा कूटकृत सिक्का रखा है जिसे वह उस समय जब वह सिक्का उसके कब्जे में आया था जानता था कि वह कूटकृत है, और आरोप में कपटपूर्ण शब्द छूट गया है जब तक यह प्रतीत नहीं होता कि वह वास्तव में इस कपटपूर्ण शब्द के छूट जाने के कारण भुलावे में पड़ गया हो। तब तक इस गलती को तात्विक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। यानी कि पहला जो उदाहरण है उसमें तात्विक माना जाएगा कि नहीं, गलती नहीं मानी जाएगी। फिर उदाहरण अपनी भाषा में समझिए। ए पर आरोप है कि उसने नकली सिक्का अपने पास रखा है। ये दर्शाया जाता है कि जब ए के पास सिक्का आया था, ये जानता था ये कपट पूर्वक यानी कि धोखा देने के इरादे से लोगों को ये सिक्का अपने पास रखा था, और ये जानता था कि ये सिक्का क्या है, नकली है। और जो कपट पूर्वक शब्द लिखना चाहिए वह शब्द आपका छूट गया है। तो बताइए गलती हो गई कि लोप हो गया, लोप हो गया। अब ये इतना बड़ा लोप नहीं है कि आरोप ही निरस्त कर दिया जाए, ये गलती क्षम्य है और ये तात्विक नहीं मानी जाएगी और विचारण वैध होगा, और कोई ये गलती क्या है, क्षम्य। सुबह भी इसी उदाहरण को बताया गया था दूसरे एंगल से, भले आप न समझ पा रहे हो। धारा 21 में बताया गया एविडेंस में अपवाद नंबर 2 में अगर मन की दशा या शरीर की दशा के बारे में कोई कथन किया है, वह कथन आचरण के साथ किया है और कथन उस समय किया था जब मन या शरीर की दशा विद्यमान थी और इस बात की संभावना कम थी कि ये झूठ बोल रहा होगा। तो यही सिक्के वाला उदाहरण भी आया था कि एक के पास एक नकली सिक्का मिलता है तो ये तुरंत उस सिक्के को जाता है एक विशेषज्ञ के पास, चेक कराता है, उसे संदेह होता है तो विशेषज्ञ कहता है कि ये सिक्का असली है। तो बताइए आपका ये सिक्का असली है, तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि कपटपूर्ण कार्य किया कि सद्भावना में ने सद्भावना, क्योंकि उसी समय वह उसकी क्या कराया, जांच। अगर सिद्ध कर देता तो बचाव का हकदार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि ये सिक्का नकली है। जितना जानने का प्रयास कर सकता था किया। आगे देखिए आपका दूसरा उदाहरण देखिए,
क पर ख से छल करने का आरोप है और जिस रीत से उसने ख के साथ चीटिंग किया है वह आरोप में लिखा नहीं गया है या अशुद्ध रूप से लिखा गया है। क अपनी प्रतिरक्षा करता है, साक्षियों को पेश करता है, संव्यवहार का स्वयं विवरण देता है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, ए पर आरोप है कि उसने बी के साथ चीटिंग की, 415 वाला आईपीसी। ए पर आरोप लगाया जाता है, लिखा छल नहीं जाता और सब लिखा गया, यानी कि इसमें भी लोप हो गया। अब ये क्या करता है कि अपनी प्रतिरक्षा भी करता है उस अपराध में, खुद ही संव्यवहार के बारे में बताता है कि हजूर ऐसा ऐसा हुआ, अतः मैं छल का इस मामले में दोषी न हूँ। तो क्या अभियुक्त भुलावे में आया कि नहीं? छल शब्द छूट जाने के कारण नहीं, क्योंकि अभियुक्त तो स्वयं संव्यवहार या ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी कहानी क्या करता है बताता है। तो भुलावे में कहाँ से आया भाई? स्वयं अभियुक्त ही बताने लगता है कि ये हुआ था, हम छल के दोषी नहीं है, तो इसमें भुलावे में नहीं आया। आपका तीसरा, क पर ख से छल करने का आरोप है और जिस रीत से उसने ख से छल किया वह आरोप में नहीं लिखा गया है। क और ख के बीच अनेक संव्यवहार हुए, तो यहाँ तो भाई दिक्कत है आपका। जैसे कि ए और बी के बीच 10 बार लेन देन हुआ और बी ने ए पर आरोप लगाया कि हमको क्या किया, छल किया एक संव्यवहार में। तो किस संव्यवहार में छल किया, किस लेन देन में छल किया, अब यह स्पष्ट रूप से क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये बेचारा समझ ही नहीं रहा कि मैं तो 10 बार इसको पैसा दिया, 10 बार इससे करार किया, 10 बार मैं इससे संव्यवहार किया, कौन से संव्यवहार में मैंने चीटिंग कर दिया अभी से, क्या ये समझ पाएगा? जब इस नहीं, तो इसके लिए आवश्यक है कि उस संव्यवहार का उल्लेख किया जाए कि जब तीसरी बार लेन देन हुआ। संव्यवहार को लेन देन भी कहते हैं। कई जगह आपका हो सकता है नया क्वेश्चन आ जाए कि एक ही संव्यवहार का भाग, एक ही लेन देन का भाग। एविडेंस में भी सतर्क रहना है। धारा 6 रेह जेस्ट, हो सकता है कि एक ही संव्यवहार का भाग न पूछ के एक ही लेन देन का भाग, क्योंकि नेट पर सर्च करेंगे तो संव्यवहार नहीं, तो क्या मिलेगा, लेन देन। और आयोग आजकल अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं सब आपका। आपका जो ट्रांसलेट कर रहा है गूगल, उसी को उतार दे रहे हैं। और तो लेन देन ट्रांसलेट करेगा तो उसको क्या पता कि लड़का संव्यवहार जानता है या तथ्य और कार्य का सिद्धांत जानता है। वह तो लिख दिया नेट से उतार कर, क्या लेन देन। तो एक ही संव्यवहार का भाग या रेजिस्टे या तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत या लेन देन का सिद्धांत आ जाए तो एविडेंस की कौन सी धारा? 6। देखिए आपका जो महत्वपूर्ण इसमें है, लास्ट किया जाए तब आपका खुदा बख्श और हैदर बख्श का उदाहरण पूछा जाता है और यही दो उदाहरण आपको समझना है। एक उदाहरण में आपका हम दिखाएंगे कि गलती तो हुई लेकिन अभियुक्त कोई भुलावे में नहीं आया, और दूसरा उदाहरण में देखेंगे कि सब उल्टा पुल्टा हो गया, यानी कि खुदा बख्श वाले गवाह हैदर बख्श में और हैदर बख्श वाले गवाह खुदा बख्श में सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो उल्टा पुल्टा हो गया तो अभियुक्त क्या आ जाएगा? भुलावे में। देखिए आपका लास्ट में दोनों दृष्टांत महत्वपूर्ण है, काफी है। क पर 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की हत्या का आरोप है। अब लिखते रहा जाए ताकि ए पर इल्जाम है कि ये 21 जनवरी को 1882 को किसकी हत्या किया है? खुदा बख्श की। देखिए आगे अब धारा, वास्तव में मृत व्यक्ति का नाम हैदर बख्श था और हत्या की तारीख 20 जनवरी 1882 थी। जो मरा था उसका नाम हैदर बख्श था और 21 को घटना न होकर किस तारीख को हुई थी? आपका 20 को।
माने घटना, मृतक का नाम गलत लिख दिया गया था और घटना का आपका डेट भी। आगे देखिए, क पर कभी भी एक हत्या के अतिरिक्त किसी दूसरी हत्या का आरोप नहीं लगाया गया और उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई जांच को सुना था, जिसमें हैदर बख्श के मामले का ही अनन्य या पूर्ण रूप से निर्देश किया गया था। तो अभियुक्त से सब कुछ सुनाया गया। आपका खुदा बख्श की जगह हैदर बख्श नाले ने लिख दिया, डेट गलत हो गई। अभियुक्त सब कुछ सुना, अगर उसे आपत्ति थी तो तुरंत उस आपत्ति को कहता। तो ऐसी दशा में न्यायालय ये अनुमान लगाएगा कि भले डेट गलत हो गई हो, गलती से खुदा बख्श की जगह किसका नाम मृतक का लिख दिया गया हो, हैदर बख्श का, अभियुक्त बुलावे में आया कि नहीं आया, नहीं आया और नहीं आया तो सब कुछ गलती के बावजूद भी क्या होगा, सही, वैध होगी कार्रवाई। लेकिन लास्ट दृष्टांत आपका ए पर आपका, अब आइए मान लीजिए अपने मन से उदाहरण बना दिया जाए। ए पर ये आरोप है कि 20 जनवरी को खुदा बख्श की हत्या किया और ए पर आरोप है कि 21 जनवरी को हैदर बख्श की हत्या किया। यानी कि 21 जनवरी को किसको, हैदर बख्श। तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। खुदा बख्श वाला आपका हैदर बख्श में चला जाएगा। खुदा बख्श वाले गवाह हैदर बख्श में आकर गवाही दे दिए और हैदर बख्श वाले गवाह किस में आकर गवाही दिए, खुदा बख्श में। तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो अभी तो कंफ्यूज हो गया खुदे, जैसे कई लोग यहाँ भी कंफ्यूज रहते हैं, दो दो तीन तीन बार वीडियो से पढ़ेंगे लेकिन हमेशा क्या रहते हैं, कंफ्यूज। तो भाई कंफ्यूज न रहिए, न आए तो पूछिए, क्योंकि आप भी बुलावे में पढ़ पढ़ जाएंगे तो आयोग आपके प्रति न्याय नहीं कर पाएगा। अतः कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या रखना चाहिए, क्लियर। अब देखिए उदाहरण आपका, क पर 20 जनवरी 1882 को हैदर बख्श की और एक दिन बाद ही 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की हत्या करने का आरोप है। जब वह हैदर बख्श की हत्या के लिए आरोपित हुआ तब उसका विचारण खुदा बख्श के लिए हत्या के लिए हो गया और उसकी प्रतिरक्षा में उपस्थित साक्षी हैदर बख्श वाले मामले में साक्षी थे। यानी कि सब उल्टा पुल्टा हो गया। खुदा बख्श वाले विचारण में विचारण करना था तो हैदर बख्श वाला हो गया, और हैदर बख्श वाला करना था तो खुदा बख्श। जो गवाह खुदा बख्श में थे किस मामले में आ गए, हैदर बख्श। और जो गवाह हैदर बख्श में थे वो कहाँ चले गए। तो आप लोग बताइए, सब उल्टा पुल्टा हो गया कि नहीं। तो अभियुक्त भुलावे में आ गया कि नहीं, और इसके प्रति उसके प्रति क्या नहीं हो पाया, न्याय। तो ये गलती तात्विक या महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट मानी जाएगी कि नहीं, सब्स्टेंटिव मानी जाएगी कि नहीं, और कार्यवाही वैध हो कि अवैध होगी कि वैध अवैध, रद्द हो जाएगा भाई दोष सिद्धि। इस प्रकार आपका 215 भी समाप्त हुआ। जरूर याद रखे हैदर बख्श खुदा बख्श। कल आपका 216 से भी प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है भाई। इसको कल बताएंगे हम, 200 कल प्रयास करेंगे ज़्यादा आपका बताने का।